नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे सेफ्टी प्रैक्टिसेस और कुछ इश्यूज रिलेटेड टू द आईटी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। तो आज के डेट में हमको मालूम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो चुकी है, ओवरऑल ग्लोब में भी डेवलप हो चुकी है, जो आज की रिक्वायरमेंट है। और उसके रिलेटेड ही बहुत सारे कुछ ब्रांचेस या कुछ इमर्जिंग एरियाज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि रोबोटिक्स है या मैकेट्रॉनिक्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डेटा साइंस है एटसेट्रा। तो ये सभी इमर्जिंग सेक्टर जो है तो ये फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा डेवलप होने वाले हैं, और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कंप्यूटर सिस्टम्स, लैपटॉप सिस्टम्स या और कुछ। तो ये जब आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो नॉर्मली सभी लोगों को लगता है कि ये व्हाइट कलर जॉब है, आपको एसी में बैठना है और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है और आपको टेबल या चेयर के ओरिएंटेड काम करना है, ये सबसे बेस्ट जॉब है। लेकिन अगर आप यही सेम काम 8-8 घंटे कंटिन्यू करेंगे या 8 घंटे से भी ज्यादा काम करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, और ऑलरेडी ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो चुके हैं और यही बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से हैं या कोई सर्विस इंडस्ट्री से हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए और उस हिसाब से आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहला मेन प्रॉब्लम है एमएसडी, यानी कि मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर। तो मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर क्या होता है? तो ये मेनली मसल्स ओरिएंटेड और स्केलेटल डिसओरिएंटेड, यानी कि आपके बॉडी में जो मसल्स है उसके ओरिएंटेड इश्यूज और जो बोन्स है स्केलेटन उसके ओरिएंटेड जो इश्यूज होते हैं उसको हम कहेंगे मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो ये आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते होंगे या नहीं करते होंगे, फिर भी बहुत सारे मैनेजर्स या ऑफिसर्स जो आज की डेट की रिक्वायरमेंट है डेस्कटॉप यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यू बेसिस पे एक ही जगह शायद एक ही गेस्चर या पोस्चर में काम करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वो मसल्स स्ट्रेंथ को प्रॉब्लम हो सकता है या स्केलेटन को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सबसे सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी है वर्क प्लेस इंजुरीज में, जहां अगर आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ ऑल वर्कर्स कंपेंसेशन कॉस्ट। तो ये जो एमएसडी होता है जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी इश्यू होता है, आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और जिसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे भी होने वाला है। तो ये हेल्थ ओरिएंटेड भी इश्यू है। अगर आप कॉस्टिंग ओरिएंटेड देखेंगे तो नियर अबाउट 30% कॉस्टिंग एमएसडी में जा सकता है, क्योंकि अगर जैसे रिस्ट को आपके प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आप कंटिन्यू बेसिस पे कंप्यूटर यूज नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको शोल्डर ओरिएंटेड कुछ इश्यूज हैं, या फिर बैक एक का प्रॉब्लम है, या हेड एक का प्रॉब्लम है, या नीज का प्रॉब्लम है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो जो भी मसल ओरिएंटेड या स्केलेटन ओरिएंटेड तो ये सभी एमएसडी के अंदर आएगा, और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्टिंग में भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस में भी होता है, और हेल्थ ओरिएंटेड तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने ही वाला है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, और ये अगर डिसऑर्डर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये कंटिन्यू अगर बेसिस पे करेंगे तो आपका ओवरऑल इफिशिएंसी कम होने वाला है, जिसके बेसिस पे आपके ऊपर भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा और इंडस्ट्री के ऊपर भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये जो एमएसडी है, तो एमएसडी में एग्जैक्टली क्या होता है? तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या एमएसडी आर द इंजुरीज एंड डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स। तो आपके मसल्स को या टेंडन्स को या लिगामेंट्स या नर्व्स, डिस्क, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा, तो जहां पर भी आपकी मूवमेंट होती है, जैसे रिस्ट में मूवमेंट होती है, एल्बो में मूवमेंट होती है, शोल्डर्स की मूवमेंट होती है, नीज की मूवमेंट होती है, तो जहां पर भी आपकी मूवमेंट्स होती है अगर वो मूवमेंट करते टाइम आपको अगर नॉर्मल मूवमेंट नहीं होती, आपको प्रॉब्लम आते हैं,
तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका कुछ ना कुछ गेस्चर या पोस्चर या रिपीटेशंस या टाइम ऑफ वर्क, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आपको ये रिजल्ट्स आ रहे। तो ये मसल ओरिएंटेड और स्केलेटल ओरिएंटेड जो भी इश्यूज होंगे उसको हम कहेंगे MSD। तो इसमें जनरली CTS आता है, यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। उसके अलावा आता है टेंडोनिटिस या मसल स्ट्रेन या लिगामेंट स्प्रेन या टेंशन नेक सिंड्रोम या thoracic आउटलेट कॉम्प्रेशंस या रोटेटर कफ टेंडोनिट्स एंड मेनी मोर। तो जहां पर भी आपको लगता है कि अभी मैं मूवमेंट कर रहा हूं और मुझे इश्यूज है, तो ये मसल ओरिएंटेड हो सकता है या फिर आपके बोन्स ओरिएंटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। और इसके अगर आप कॉजेस फाइंड आउट करेंगे तो कॉजेस में आपको पता चलेगा कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे 8 घंटे बैठता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक सिर्फ लंच टाइम में ही लेता हूँ। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपकी जो मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट जो हो सकती है, तो ये मूवमेंट भी जो हो सकती है, तो शायद रिपीटेशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर आप जो डेस्क या चेयर यूज करते हैं या फिर आपका जो मेन काम है उसका गेस्चर या पोस्चर आपका कैसा होता है और कितने टाइम के लिए वो काम करते हैं। अगर इनके साथ 1 घंटे में आपको लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर पेन होता है, यही जगह पेन होता है, तो आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके ओरिएंटेड फिर आपको उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर ये आपने इनिशियल स्टेज में नहीं किया तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपके जो प्रॉब्लम है, जिसको हम क्रोनिक डिसीजेस कह सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इश्यूज हो सकते हैं। अभी जहाँ पे एक्सपोजर है, जैसे कि MSD अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली सभी जगह यहाँ पे MSD के चांसेस है। तो ये MSD को अगर एक्सपोज होता है तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फटीग। तो जैसे अभी हमने कहा है कि अगर मुझे 1 घंटा मैं अगर कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और उसके बाद में अगर मुझे नेक पेन है या शोल्डर पेन है या रिस्ट पेन है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आना चाहिए कि एक तो टेबल का हाइट या चेयर का हाइट या फिर कंप्यूटर का हाइट या स्क्रीन का हाइट या जो हमारी मूवमेंट होती है वो नॉर्मली मूवमेंट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, स्क्रीन पे आपकी नजर होनी चाहिए, या फिर उसका जो मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया होता है, या फिर जो आपकी एल्बो की मूवमेंट होती है, या फिर जो आपके कंटिन्यूअस मूवमेंट हाथ के होते हैं या पैर के होते हैं, कहीं ना कहीं अगर इश्यू होता है तो उसकी वजह से फटीग होने के चांसेस है। यानी कि थोड़ी देर के बाद भी आपको शायद कंटिन्यू बेसिस पे काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए और फिर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी फॉलो करना पड़ेगा। तो रिस्क फैक्टर क्या है, तो अगर यहाँ पे ये वर्क रिलेटेड रिस्क फैक्टर है तो उसको हम कहेंगे एर्गोनॉमिक रिस्क फैक्टर। तो ये एर्गोनॉमिक, एर्गो मीन्स वर्क, नॉमिक रिलेटेड लॉज, तो ये एर्गोनॉमिक होता है। तो वर्क रिलेटेड लॉज अगर आपको लाने हैं तो वहां पे एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड आपको स्टडी करना है और वहां पे वर्क स्टेशन भी डिजाइन होता है। जैसे वर्क स्टेशन का सिंपल एग्जांपल है, अगर मुझे अभी काम सिर्फ चेयर पे बैठ के टेबल पे जो स्क्रीन है या फिर डेस्कटॉप है उसी पे काम करना है, तो यहाँ पे ये मेरे लिए वर्क स्टेशन होगा। अगर किसी पर्सन का कंटिन्यूअस बेसिस पे वेल्डिंग स्पॉट का ही काम है तो वो जो वेल्डिंग स्पॉट का पॉइंट है वो शायद उसके लिए वर्क स्टेशन रहेगा। अगर किसी को सिर्फ आपको जैसे जेसीबी ऑपरेटर्स है या फिर कोई व्हीकल के ऑपरेटर्स है, तो वो व्हीकल ऑपरेट करने के लिए जिस कैबिन में बैठते हैं वो उनका वर्क स्टेशन होगा। तो ये वर्क स्टेशन आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे MSD होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि अभी मेरी हाइट अलग है, किसी पर्सन की हाइट शायद 4.5 फुट या 5 फुट होगी, 5.5 फुट होगी, मेरी हाइट 6.25 फुट है। तो ये डिपेंड्स है कि हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी मूवमेंट नॉर्मली क्या होती है और जो वर्क कल्चर है आपका
तो वो नॉर्मली क्या है, उसके ओरिएंटेड आपको वर्क स्टेशन डिजाइन करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी भी होता है, यानी कि आपके जो ओवरऑल बॉडी के पार्ट्स है, हर एक बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट होगा और उसके हिसाब से फिर आपको कंफर्टेबल क्या होना चाहिए उसके हिसाब से डिजाइन होगा। तो ये एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड अगर आप स्टडी करेंगे तो यहाँ पे MSD ओरिएंटेड जो डिसीजेस है वो चांसेस कम हो सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल रिलेटेड रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ फिक्स डिजाइन आपने कर लिया, चाहे वो पर्सन यहाँ पे चेंज होता होगा, तो यहाँ पे अगर पर्सन चेंज होता है तो उसके ओरिएंटेड भी यहाँ पे थोड़ी वर्क स्टेशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो शायद कोई वर्कर यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करेगा और दूसरा वर्कर वहीं पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर आपने आप व्हीकल ड्राइव करते हैं और आपने सीट की अरेंजमेंट एक ही रखी है, तो शायद एक के लिए कंफर्टेबल होगी, दूसरे के लिए शायद वो कंफर्टेबल ना होगी। तो ये डिपेंड्स है कि आपका जो वर्क स्टेशन है वो आपके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। अगर वो आपके हिसाब से नहीं है तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। अगर ये आप नहीं रख पाते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। अगर इनकेस वहां पे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड है, लेकिन आप उस तरह से काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये भी इंडिविजुअल लेवल पे रिस्क फैक्टर ऐड हो सकता है। तो जैसे अगर ये डायग्राम से आपको पता चलेगा कि आप अगर ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपोजर जो है MSD ओरिएंटेड हो सकता है। जैसे 8 घंटे के लिए आपको बताया गया है, तो 8 घंटे से अगर ज्यादा आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो आपका बॉडी का रेजिस्टेंस है, आपकी इम्यूनिटी है, आपकी जो बॉडी की ओवरऑल बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है वो कैसी है, आपका एक्सरसाइज पैटर्न कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, उसके हिसाब से आपको वो रिएक्ट करेगी। जैसे कि अगर आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया है और आप ओवर टाइम कर रहे हैं और हेवी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी कि यहाँ पे उसको रेस्ट की जरूरत है। अगर ये आप नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, तो यहाँ पे MSD प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स ये आपको एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड भी फाइंड आउट करना है, इंडिविजुअल लेवल पे भी फाइंड आउट करना है। अगर एर्गोनॉमिक ओरिएंटेड आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स या रिपीटेशन या पोस्चर्स भी हो सकते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे पुअर वर्क की जो आदत है वो भी हो सकती है। प्रैक्टिसेस आप ठीक तरह से फॉलो नहीं करते होंगे, जो SOPs है या एर्गोनॉमिक डिजाइन है उसकी प्रैक्टिसेस आप फॉलो नहीं करते होंगे, या फिर जो फिटनेस है वो आपकी अच्छी नहीं होगी, फिजिकली फिट नहीं होगे, या फिर हेल्थ हैबिट्स आपकी नहीं होगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपको 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, या फिर आपको जल्दी उठना चाहिए, या फिर जल्दी सोना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी रेस्ट अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी, तो यहाँ पे ये ऑटो रिकवरी जैसे हम कहते हैं, नॉर्मली जैसे अगर कोई भी मशीनरीज का ओवरऑलिंग जैसे होता है, तो यहाँ पर भी ये ओवरऑलिंग होता है डेली बेसिस पे, और जहां पर भी स्ट्रेस या स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं तो वो नींद में मैक्सिमम केसेस में वो रिकवर हो सकते हैं, और उसके बाद में फ्रेशली आप वापस से काम में लग सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड है कि आपका जो हैबिट्स है वो कैसे, आपका फिटनेस कैसे, आप प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, और आपकी जो वर्किंग स्टाइल है वो भी कैसे, उसके बेसिस पे भी कुछ MSD के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। उसके अलावा जो अगर रिस्क फैक्टर आपने एर्गोनॉमिक और इंडिविजुअल अगर बैलेंस नहीं किए, तो यहाँ पे फटीग के चांसेस हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने बात की थी कि अभी ओवर टाइम अगर आप काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम की वजह से यहाँ पे MSD का इश्यू हो सकता है। अगर आपने इंडिविजुअल हेल्थ हैबिट्स अच्छी नहीं रखी हैं, या फिर आप कम नींद में ही पे ही काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, हेवी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फटीग के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे MSD का कर्व, तो इससे भी पता चलेगा। जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शनिंग है, फिर उसके बाद में ये जो पेन है ये रेड कलर से दिखाया दिया है, ये डिस्कम्फर्ट है, ये फटीग है, ये एवरेज, और ये पीक हेल्थ है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब कंटिन्यूस जैसे ये हेल्थ का अगर फिटनेस है आपका वो कम होते जाएगा, जैसे ये नॉर्मली एवरेज दिखाई देता है येलो में, और हेल्थ अच्छी है तो ये थोड़ा सा ग्रीन जोन में दिखाई देता है।
तो यहाँ पे जैसे फटीग स्टार्ट होता है तो फटीग के नीचे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपको खुद से ही कॉज ढूंढना चाहिए कि ये किस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे नेक पेन हो रहा है, इसका मतलब है जो स्क्रीन पे मेरा कंटिन्यूएशन जो विजन है वो शायद गलत एंगल से है, या फिर जो मिनिमम डिस्टेंस रखना चाहिए वो शायद नहीं है, या फिर मैं चेयर पे ठीक तरह से नहीं बैठता। तो जो भी इश्यूज होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि आपको खुद को बॉडी आपकी रिएक्ट करती है कि मुझे यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर ये डिस्कम्फर्ट को आपने निग्लेक्ट किया तो यहाँ पे पेन स्टार्ट होता है, और ये पेन को भी आपने निग्लेक्ट किया या फिर आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया या फिर आपको कॉजेस क्लियर नहीं हुए तो यहाँ पे एमएसडी होने के चांसेस। तो ये एरिया है जहां से डिस्कम्फर्ट, पेन या लॉस ऑफ फंक्शनिंग के चांसेस जहां पे है, तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के इश्यू हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको इनिशियल लेवल या इनिशियल स्टेज में ही फाइंड आउट करना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका रीजन क्या है और उस पर सोल्यूशन क्या पॉसिबल है।